तो बच्चों, आज हमें जिस पाठ का अध्ययन करना है, जिस पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ का नाम है नौकर। ठीक। और इस पाठ की जो लेखिका है बेटा, याद रखना, तो लेखिका जो है उनका नाम है अन्नू बंदोपाध्याय। ठीक। इस पाठ में हम लोगों को क्या बताया गया है? गांधी जी की विचारधाराओं के बारे में। यहां हम लिख देते हैं, ठीक है ना। गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधाराओं के बारे में बताया गया है। उनकी जो सोच थी, जो उनकी सोच थी, किसकी? गांधी जी की जो सोच थी, उस सोच के बारे में बताया गया है। देखो बेटा, हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के समय में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हमारे देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, कई स्वतंत्रता आंदोलन किए। फिर भी इनके पास इनके जीवन में जो सादगी थी, जो सादापन था, इनका जीवन सादा जीवन उच्च विचारों से भरा हुआ था। ये कभी किसी काम के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहते थे। इनकी एक सोच हुआ करती थी कि किसी को काम करने से अच्छा है कि उस काम को मैं खुद करूं। और ये कहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? और ये कहते थे कि किसी भी काम को करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। ये जो नौकर यहाँ चैप्टर दिया गया है, इसमें काम से संबंधित बात बताई गई है। जो आदमी अपना काम यहाँ लिख देते हैं, अपना काम जो आदमी करता है बेटा अपने काम के लिए, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? अब देखो, मैं महात्मा गांधी के बारे में बता रहा था। महात्मा गांधी क्या थे कि अपने समय में वकील हुआ करते थे, बैरिस्टर थे और बहुत पैसा कमाते थे। लेकिन फिर भी इनके अंदर जो सादगी थी, जो सज्जनता थी, जो कर्तव्यनिष्ठा थी, जो कर्तव्य परायणता थी, इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार की विचारधाराओं का वर्णन लेखिका अन्नू बंदोपाध्याय ने इस पाठ में किया है। और दूसरी बात, जो इसकी लेखिका है वो गांधी जी की सहयोगी रही हैं। सहयोगी माने उनके आश्रम में रहती थी, उनके आश्रम में लेखन का काम करती थी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेती थी। तो सहयोगी का मतलब यहाँ ये हुआ कि वो गांधी जी के हर विचारधाराओं से प्रेरित थी और गांधी जी के हर काम में उनका सहयोग करती थी। ठीक। तो अब देखिए, ये जो पाठ लिखा गया है, ये मुख्यतः साबरमती आश्रम, जो गांधी जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम, उस आश्रम के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती हैं और गांधी जी की विचारधारा कैसी है, उसकी दिनचर्या पर आधारित है, गांधी जी की विचारधाराओं पर आधारित है। बात समझ में आ रही है? गांधी जी की मन स्थिति पर आधारित है। ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसके आगे लेखिका क्या लिखती है कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वो बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वो खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बढ़ाने के लिए फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पिसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों को सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज का कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात टाल ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली में गेहूं बीन डालिए।
आगंतुक बड़ी मुश्किल से पड़ गए, बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बिनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। देखो बड़ा रोचक किस्सा है, बड़ी रोचक कहानी है। कहानी मैंने बताया ना गांधी जी की विचारधाराओं से है, आश्रम की दिनचर्या से है। तो लेखिका लिखती है कि गांधी जी अपने आश्रम में ऐसा ऐसा काम करते थे जिसे आमतौर पर नौकर चाकर किया करते थे। इसमें गेहूं पिसवाने का उल्लेख है। तो गेहूं अगर देखा जाए तो बड़े घरों में या बड़े बड़े संस्थानों में नौकर चाकर पिसवाया करते हैं। अगर परिवार को छोड़ दिया जाए तब संस्थान की बात हो रही है, किसी इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, किसी आश्रम की बात हो रही है। तो ऐसे जगहों पर कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसे आमतौर पर नौकर चाकर किया करते हैं। गांधी जी आपको यही बताते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं कि आप जब कोई काम बड़े आदमी होकर छोटा काम करते हो तो उसमें आपकी महानता नजर आती है। कहने का मतलब है कि आपको लोग ये समझे कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत प्रसिद्धि आपके पास है, लेकिन आप उस तरह के छोटे छोटे काम करें जो नौकर करते हैं तो लोगों के नजर में एक आप आदर्श पुरुष बन जाते हैं। तो गांधी जी की विचारधाराएं भी बेटा कुछ इसी प्रकार से थी। अब समझिए, कहते हैं कि उस समय भी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से, देखो गांधी जी और उनके बच्चे और उनकी पत्नी कस्तूरबा जिनका नाम था, ये लोग चक्की से आटा, आज लोग हम लोग क्या करते हैं कि आटा पिसवा लेते हैं, लेकिन ये क्या करते थे कि आटा पिसवाने के लिए ये अपनी चक्की खुद चलाते थे। और एक बार संजोग से हुआ क्या, दुर्भाग्य से हुआ क्या कि आश्रम में आटा कम पड़ गया। तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आज आश्रम में आटा कम है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि गांधी जी तुरंत खड़े होते हैं कि नहीं, वो ये नहीं कहते कि किसी और को भेज दो या किसी और को लेके आटा पीस लो, नहीं, वो खुद खड़े हो जाते हैं और आटा पीसने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, वो क्या कहते थे कि गांधी जी का क्या काम था कि गेहूं को पीसने से पहले, जो गेहूं को पीस के आटा बनाया जाता है, तो गेहूं के पीसने से पहले वो गेहूं को बीनने पर, मतलब उसमें जो गंदगियां हैं उसको निकाल के दूर करने का प्रयास करते थे। एक बार होता क्या है, उस आश्रम में कुछ बच्चे जो है गांधी जी से मिलने आते हैं। बच्चे माने जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट टाइप के बच्चे थे, वो मिलने आते हैं। और वो होता क्या है कि उन बच्चों को अपने ज्ञान पर, चूंकि अंग्रेजी बोलते थे तो उनको लगता था कि उनको अपने ज्ञान पे बड़ा घमंड है। उनको ये लगता था कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरी इससे अच्छी इंग्लिश कोई बोल नहीं सकता। फिर क्या होता है, वो गांधी जी से बात करते हैं, और जब गांधी जी से बात करते हैं तो लास्ट में वो क्या कहते हैं, नहीं होता है कि भाई मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। तो वो गांधी जी से कहते हैं कि बापू अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बता दीजिए। तब गांधी जी बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि महोदय अगर आपके पास समय हो तो थाली में से गेहूं बिन दीजिए। अब देखिए, थाली में से गेहूं बिन देने का क्या मतलब हुआ कि जो गेहूं में गंदगी है उसको निकाल के दूर कर दीजिए। अब जो छात्र उनके पास आए थे, जो वो समय था उनके पास, अब कहने को तो वो कह दिए थे, लेकिन समस्या क्या आ गई, अब करे तो क्या करे, क्या करे क्या ना करे। तो उन्होंने क्या किया बेटा कि किसी तरह से 1 घंटे काम तो किया, और फिर क्योंकि गेहूं बीनने का काम तो कभी किए नहीं थे, तो क्या करते हैं वो कि गांधी जी से 1 घंटे के बाद विदा आज्ञा मांगकर चले जाते हैं। अब देखिए उसके आगे लेखिका क्या लिखती है, कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जारा देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। ठीक, एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। ठीक, उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कर भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वो सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। देखो अब लेखक
क्या लिखता है कि आटा चक्की पीसने के बाद गांधी जी ने क्या किया कि कुछ समय तक वो आश्रम के भंडारा माने होता है रसोई घर, जहां खाना बनता है, और खाना बनाने वाले को भंडारी कहते हैं। जो आश्रम का कार्य, जो रसोई घर का कामकाज देखता हो उसको भंडारी कहते हैं। ठीक, कहते हैं कि कुछ वर्षों तक अब गांधी जी आश्रम के रसोई घर में काम किए थे, और रसोई घर में वो काम बहुत करीने से, बहुत सफाई से करते थे। सफाई से करने का मतलब कि हर चीज को धो पोंछ के एकदम बनाते थे, बर्तन खूब अच्छे से साफ कर देते थे, सब्जियां खूब अच्छे से धुल के काटते थे। और अगर कहीं उनको किचन में या रसोई घर में कहीं मकड़ी का जाला दिखता या गंदगी दिख जाती या कूड़े करकट दिख जाते, तो जो उनके अन्य सहयोगी थे उनको तुरंत डांट देते थे कि आप लोग कैसे करते हैं कि ये पड़ा रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि साफ सफाई पर भी महात्मा गांधी का बहुत बड़ा जोर था, बहुत, क्योंकि वो साफ सफाई को बहुत उचित मानते थे, बहुत अच्छा मानते थे और महत्व देते थे कि बिना साफ सफाई को आपके जीवन में सजगता नहीं आ सकती। आगे देखिए क्या कहते हैं कि उनको जो फल, जो सब्जियां, जो अनाज थी, तो किनमें क्या क्या पौष्टिक गुण पाए जाते हैं उनको भी अच्छी जानकारी थी कि किस फल में कौन सा विटामिन है, किस अनाज को खाने से कौन सा आयरन मिलेगा। ये जो चीजें होती थी ये महात्मा गांधी को बेटा बहुत अच्छी तरह से पता थी। एक बार होता क्या है कि एक बार उनके यहाँ एक भंडारी आलू को बिना धोए काट देता है, तो फिर वो उसको कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं काटना चाहिए, आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। उसी आश्रम में एक व्यक्ति रहता है, उसको केले दे दिए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है ना, केले के कुछ छिलके पे काले काले दाग रहते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं ना केला गल गया है, तो उसको दे दिए जाते हैं, तो वो बुरा मान जाता है। तो गांधी जी उसे झगड़ा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ कोई होता तो क्या कहता है कि जाओ मत खाओ, लेकिन गांधी जी नहीं, उसको समझाते हैं। उनकी सज्जनता देखिए, उनकी उदारता देखिए, उसको क्या समझाते हैं कि नहीं, इसलिए आपको दिए जाते हैं क्योंकि आपका हाजमा माने पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो पाचन तंत्र है, हाजमा है, वो कमजोर है, इसलिए आपको ये दिए जाते हैं क्योंकि आपको जल्दी ये पच जाएंगे और आपसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। और गांधी जी किसी भी भोजन को उबाल के खाते थे, बॉयल करके खाते थे, तो और जो खाते थे वही देते थे। तो आश्रम वासियों के सामने यह बात होती थी कि वह इस बात का कभी विरोध भी नहीं करते थे। ठीक है, और कहते हैं कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो दक्षिण अफ्रीका में वो खाना परोसने का काम कैदियों को दिन में 2 बार स्वयं करते थे। जेल में रहते हुए वो आदमी भी परोपकार का काम करता था। ये सब चीजें हमको गांधी जी के जीवन से सीखने को इस पाठ के दौरान मिलती हैं। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए एक अगला पैराग्राफ देखिए। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। देखो, इस पाठ में हमने देखा कि लगभग हर गृहस्थ के कामों के बारे में बताया जा रहा है। पहले पैराग्राफ में आपने आटा चक्की का काम देखा, दूसरे में खाना बनाने का, अब बर्तन मांजने का। तो इस पैराग्राफ में आपको लेखक बताते हैं कि आश्रम में जो बर्तन धोने का काम होता था बेटा, वो सब अपना अपना बर्तन खुद धोते थे, लेकिन जो खाना बनाने वाला बर्तन होता था तो उसमें क्या था, गांधी जी ने ग्रुप बना दिया था। दल माने होता है ग्रुप, टोली बना दी थी कि एक टोली एक दिन मांजेगी, एक टोली एक दिन मांजेगी। तो एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी ने खूब बड़े बड़े पतीले भगोने जिसे हैं उनके लेकर उनको लगा कि ये से मुझे खुद मांजना चाहिए, और वो मांजने चल देते हैं और क्या देखते हैं कि उसके नीचे बहुत सी राख जमी हुई है।
और लेकिन तभी उसी बीच क्या होता है कि उनकी जो पत्नी कस्तूरबा गांधी होती हैं वो आ जाती हैं और गांधी जी से कहती हैं कि अरे नहीं नहीं आप उठिए भाई, आपका ये काम नहीं है, ये काम किसी और का है। ठीक है, तो गांधी जी सोचते हैं कि भाई कस्तूरबा भी बात सही कह रही हैं और वो हट जाते हैं और कस्तूरबा बर्तन को साफ करती हैं। गांधी जी की एक विशेषता और थी कि वो बर्तन को बहुत साफ रखते थे। अगर उनको सफाई में जरा सा भी चूक नजर आती थी तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी, वो संतोष नहीं कर पाते थे। एक बार जेल में उनके लिए एक सलाहकार, एक मददगार मिला, एक हेल्पर उनको मिला था जेल में, तो उसके काम से वो संतुष्ट नहीं थे और वो बताते थे कि लोहे के बर्तन को खुद मांच के चांदी जैसा चमका देते थे। समझ रहे हो ना बेटा? किसी को कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? नो सर, नो सर। जिसको जहां दिक्कत होगी बेटा बता देना, हम एक एक चीज समझाते चल रहे हैं। ठीक, अब देखो आगे देखो, जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। देखो जब आश्रम का निर्माण, जब आश्रम बन रहा था तो जो लोग आए थे तो उनको सोने के लिए, चूंकि आश्रम निर्माणाधीन है तो जगह है नहीं, तो तंबू बांध दिए गए थे, उन्हीं तंबुओं में उनको सोना पड़ता था। तो उसमें से क्या था कि एक व्यक्ति को पता नहीं था कि हमको सोने के बाद बिस्तर को लपेट के कहाँ रखना है। वो उठ के ऐसे ही चला गया। अब गांधी जी आए तो देखे कि उसका बिस्तर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उससे कहा नहीं। हमारे यहाँ आपके यहाँ क्या होता, आपसे रखवाया जाता कि नहीं तुम सोए हो तुम रखो, लेकिन गांधी जी के अंदर ये गुण नहीं थे। क्यों? क्योंकि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वाले थे, उदार हृदय वाले थे। और उन्होंने क्या किया कि उस नवागंतुक जो मेहमान आया था उसके बिस्तर को उठाए, लपेटे और फिर क्या किए, ले जाकर के रख दिए। ठीक, कहते हैं कि आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वो रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। ठीक, गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई और उन्हें कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। देखो इसमें देखो गांधी जी की एक और बात लिखी है कि उन्हें काम करना पसंद था, आप उनको काम से मना ही नहीं कर सकते थे। इस पैराग्राफ में लेखिका ने यह बताया है कि एक बार गांधी जी की तबीयत थोड़ी खराब थी और वो तबीयत भी खराब थी और चक्की पर गेहूं भी पीस चुके थे। तो होता है ना, लोगों को लगता है कि यार इनकी तबीयत खराब है, इनको कह दिया जाए, आराम किया जाए। तो पानी भरने का काम बाकी था और कुएं से देखो चक्की पर आटा भी पीसते थे, भंडारगिरी का भी काम देखते थे, बर्तन भी धुलते थे, कुएं से पानी भी भरते थे। तो जब ये बीमार थे और चक्की पर आटा पीस चुके थे तो इनके एक आश्रम वासी, माने उसी आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति को लगा कि आज गांधी जी से हम पानी नहीं भरवाएंगे। तो उसने किया क्या कि जितने भी बर्तन थे जिसमें पानी भरे जा सकते थे उन सब में उसने आश्रम वासियों की मदद से पानी भर दिया कि हमारे गुरुजी, हमारे गांधी जी उठेंगे तो इनको पानी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये आराम कर लेंगे, इसी बहाने इनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मेरा काम मुझसे छीन लिया गया है। तो वो उठते हैं, एक टब उठाते हैं, कुएं पे जाते हैं और वहां से पानी भर के लाते हैं। तो उस आश्रम वाले जो आश्रमवासी था, जो व्यक्ति था, उसको पछतावा होता है कि मैंने बेकार ही इनसे इनका काम छीन लिया। ठीक है, बोलिए। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। जिसको प्रॉब्लम होगी बेटा बता देना। इसके बाद कितना, हाँ देख लेते हैं, और ज्यादा है तो बेटा आज हम 2 क्लास पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना? थर्ड पीरियड आपका जो होगा वो भी आप, हाँ थर्ड पीरियड आपका आगे पढ़ा देंगे। ओके सर।
तो एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। ओके सर। देखो अगला पैराग्राफ देखो ध्यान से। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। ठीक, उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता थी और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वो टालस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम न होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में कुछ नाश्ता बना साथ लेकर सुबह 2 बजे निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते थे वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। देखो गांधी जी क्या थे कि काम करने के शौकीन थे। उनको काम से बहुत प्रेम था। वो हर अपना काम खुद करते थे और अगर कोई काम न हो तो पैदल भी चलते थे। इसमें उदाहरण दिए गए हैं एक दो कि दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने क्या किया था कि एक घायलों को 25-25 मील तक ढोया था। 25-25 किलोमीटर तक क्या किया था, ढोया था लाद के स्ट्रेचर पे। और कहते हैं कि जब टालस्टॉय बाड़ी में रहते थे तो 42 मील अगर कोई काम नहीं है तो 42 मील तक पैदल चलते थे। तो कहते हैं कि शाम होते होते वापस आ जाते थे और उनके जो अन्य साथी थे, ठीक है ना, उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी मतलब उनके कार्य उनके बनाए गए पदचिन्हों पर चलते थे। आगे देखिए, कहते हैं कि महात्मा गांधी को ये नहीं लगता था कि हम बूढ़े हो गए तो हम काम नहीं कर पाए। ठीक है, और कहते हैं कि जब तक शरीर से कोई मतलब अगर शरीर में कोई रोग ना हो तब तक लगातार काम करते रहे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल इत्यादि तैयार करके रखे। एक साथी ने पूछा कि आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया, क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मादे लौटोगे, तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। देखो एक उदारता थी। कहते हैं कि एक बार आश्रम के पास तालाब का खुदाई का काम चल रहा था तो जितने उनके मजदूर लगे हुए थे जो काम करने वाले थे, ठीक है, वो क्या है कि वो जब लौटे तो क्या देखते हैं कि गांधी जी प्लेट में उनके लिए फल वगैरह लगाकर नाश्ता तैयार रखे थे। तो उसमें से एक मजदूर पूछता है, एक साथी पूछता है कि गांधी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है कि आप मेरी सेवा करें। तो गांधी जी बहुत विनम्रता के साथ उत्तर देते, कहते हैं नहीं, आप लोग थक के आए हैं और मेरा ये धर्म है और मेरे पास समय भी था कि मैं आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर दूं। ओके बेटा, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद बेटा यहाँ से अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पीरियड में आज खत्म कर देंगे इसको। ओके अब बेटा अब देख लो, तुम लोगों को जहां दिक्कत समझ में आए पूछ लो, जहां चीजें ना समझ में आई हो पूछ लो, ठीक।